हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लाइमेटिक फैक्टर पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने लाइट जो फैक्टर्स है उसके बारे में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हीट एंड टेम्परेचर ये क्या है? हीट रिप्रेजेंट टू द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम। हीट मतलब क्या है? दो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो है हीट। एंड टेम्परेचर क्या है? रिप्रेजेंट टू द टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। कोई एक सिस्टम के अंदर टोटल जो एनर्जी होता है वो है टेम्परेचर। हीट क्या है? दो सिस्टम के अंदर एनर्जी जो ट्रांसफर हो रहा है वो। एंड टेम्परेचर रिप्रेजेंट टोटल किनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। कोई भी एक सिस्टम के अंदर टोटल जो किनेटिक एनर्जी होता है वो। बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट इज सनलाइट। तो हीट का मेन सोर्स क्या है? सनलाइट है। ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फ्रॉम सन टू आवर अर्थ मेंटेन इट्स टेम्परेचर। तो कैसे ये सनलाइट ट्रांसफर होता है? फ्रॉम सन टू आवर अर्थ थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो रेडिएशन के द्वारा सन से अर्थ तक ये टेम्परेचर जो है ये ट्रांसफर होता है। तो हीट मेनली क्या है? दो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है वो है हीट। एंड टेम्परेचर है कोई एक सिस्टम के अंदर जितना किनेटिक एनर्जी है वो है टेम्परेचर। एंड बिगेस्ट सोर्स क्या है हीट का? वो है सनलाइट। एंड जो सन से अर्थ तक ये जो हीट एनर्जी है ये ट्रांसफर हो रहा है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो कैसे ये हीट एंड टेम्परेचर प्लांट एंड वेजिटेशन इन सब के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है वो ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट, इसके लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर जो जो है, जो टेम्परेचर, कोई भी एक एरिया का जो टेम्परेचर है उसको डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है वो मेनली क्या क्या है? इफेक्ट ऑफ एलिवेशन। टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ राइज इन एलिवेशन। तो कोई एक जगह का एलिवेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसका मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एंड एलिवेशन बढ़ रहा है। एंड एलिवेशन बढ़ रहा है तो एलिवेशन के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इफेक्ट ऑफ एस्पेक्ट एंड ग्रेडियंट। बिकॉज ऑफ दिस एस्पेक्ट एंड ग्रेडियंट, जिस ग्रेडियंट में सनलाइट आ रहा है एंड कोई एक जगह का ग्रेडियंट एंड उस जगह का जो सिचुएशन है वो जैसा है उसके ऊपर बेस करके सनलाइट अलग टाइप का होता है, हीट ट्रांसफर अलग टाइप का होता है एंड टेम्परेचर भी उस एरिया का अलग टाइप का होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एस्पेक्ट बिटवीन साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट आर द वार्मेस्ट। तो इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट एरिया है वो है वार्मेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है वो है कोल्डेस्ट। क्योंकि ग्रेडियंट एंड एस्पेक्ट जिसके जैसे सनलाइट आते हैं उसके ऊपर बेस करके इन सब एरिया का टेम्परेचर अलग अलग सा होता है। नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंट और एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशन। अगर फॉरेस्ट वेजिटेशन ज्यादा होगा तो उस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा सन रेज इसको आने में। तो उस जगह पे क्या होगा? हीट और टेम्परेचर कम होगा। एंड जिस जगह पे पूरा एरिया एम्प्टी होगा, फॉरेस्ट वेजिटेशन कोई कवर नहीं होगा सॉइल के ऊपर, तो वहां पे क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो प्रेजेंस ऑफ वेजिटेशन क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शन फॉर सन रेज। तो वेजिटेशन जो है उसकी वजह से सन रेज उस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, मतलब सन रेज पूरा नहीं आ रहा है। अगर कोई एक एरिया पूरा वेजिटेशन से कवर होता है तो उस जगह पे सन रेज पूरा सॉइल तक आके नहीं पहुंचता है, ग्राउंड तक। बट एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन आर स्ट्रक बाय द फुल सन रेज एंड देयरबाय कॉजेस द टेम्परेचर एट सॉइल सरफेस टू राइज। तो वेजिटेशन जिस जगह पे नहीं है, एब्सेंस है जिस जगह पे, तो वो जगह पूरा एम्प्टी होता है एंड जो सन रेज से पूरा डायरेक्टली आके सॉइल के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर आके गिर सकता है एंड उसकी वजह से उस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा होगा।
और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे ओशन करेंट, रेनफॉल, माउंटेन एरिया में भी धीरे धीरे अगर अब ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। रेनफॉल जिस जगह पे ज्यादा होता है उस जगह पे टेम्परेचर कम होता है। ओशन करेंट की वजह से भी ये होता है, मतलब टेम्परेचर कम होता है, ज्यादा होता है। सभी फैक्टर्स जिसकी वजह से कोई एक एरिया का टेम्परेचर डिटरमाइन होता है। कोई एक एरिया में कितना टेम्परेचर होगा, वो एरिया कितना हीटेड होगा, वो सब डिटरमाइन करते हैं ये सब फैक्टर्स। तो अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेजिटेशन। तो एट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर ऑन प्लांट। तो प्लांट के ऊपर हाई टेम्परेचर जिस जिस जगह पे है, जो जो टाइम पे हाई टेम्परेचर होता है उसका इफेक्ट क्या होता है। एयर टेम्परेचर प्रोवाइड हीट टू द प्लांट बॉडी एंड हेल्प इन वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। तो एयर में जो टेम्परेचर होता है वो मेनली प्लांट बॉडी को हीट देता है, यानी इस हीट की वजह से बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज होता है प्लांट के अंदर, लाइक ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। ये सब जो इंपॉर्टेंट काम है जिसकी वजह से प्लांट ग्रो कर रहा है, तो वो सब फिजिकल एक्टिविटीज यहाँ पे होता है। हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस ट्रांसपिरेशन वाइल लो टेम्परेचर डिक्रीजेस इट। तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है एंड लो टेम्परेचर की वजह से ये डिक्रीज करता है। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर अप टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीजेस फोटोसिंथेसिस, आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस शार्पली। तो टेम्परेचर अगर 25 डिग्री तक इंक्रीज करता है तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा एंड उसके बाद भी अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, ट्रांसपिरेशन हाई टेम्परेचर में क्या होता है, इंक्रीज करता है एंड लो टेम्परेचर में ट्रांसपिरेशन हाई टेम्परेचर में इंक्रीज करता है, लो टेम्परेचर में डिक्रीज करता है। बट फोटोसिंथेसिस 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वहां तक ये इंक्रीज करता है एंड उसके बाद अगर टेम्परेचर और भी बढ़ता है, टेम्परेचर अगर और भी इंक्रीज करता है तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करता है। ठीक है, The rate of respiration increases as temperature rises from 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेस्पिरेशन इंक्रीज करता है कब, जब टेम्परेचर 0 डिग्री से 40 डिग्री तक राइज करता है, तब तक रेस्पिरेशन भी इंक्रीज करता है। बट इट डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा एंड हायर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेस्पिरेशन मेनली 0 डिग्री से 40 डिग्री, ये जो टेम्परेचर रेंज है इसके अंदर ही इंक्रीज करता है। 0 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर के अंदर ये इंक्रीज करता है। अगर 0 डिग्री से कम हो जाए एंड 40 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो ये डिक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सीड जर्मिनेशन इज हाईली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ऑब्वियसली सीड कैसे जर्मिनेट करेगा, कैसे वो मिट्टी से बाहर आएगा, तो वो सब डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। सॉइल टेम्परेचर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द proportion of germinated seed, the rate of emergence and establishment। सॉइल टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जर्मिनेटेड सीड का प्रोपोर्शन कितना होगा, इन सब के ऊपर वो इन्फ्लुएंस करता है। इमर्जेंस, रेट ऑफ इमर्जेंस एंड एस्टैब्लिशमेंट, इन सब के ऊपर ये सॉइल टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करता है। तो सॉइल टेम्परेचर भी सीड जर्मिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई टेम्परेचर एनहांसेस सीड जर्मिनेशन बट रिजल्ट इन टू डेथ ऑफ प्लांट इन अर्ली स्टेज ड्यू टू डैमेज टू यंग सीडलिंग टिश्यू। तो हाई टेम्परेचर, अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, ये सीड जर्मिनेशन को एनहांस करता है, इसके लिए हेल्पफुल है। बट अगर ऐसा होता है प्लांट के बिल्कुल अर्ली स्टेज में कि वो जर्मिनेट हो गया है, छोटा छोटा पौधा बन गया है, तो उस टाइम पे अगर हाई टेम्परेचर होता है तो ये सीडलिंग का जो टिश्यू है उसके लिए ये बहुत मतलब खतरनाक है, ये डैमेज करता है एंड प्लांट का डेथ भी हो सकता है। Seedling are highly sensitive and affected due to wilting. Severe wilting result into seedling mortality. तो wilting के वजह से भी seedling mortality हम देखते हैं। Excessively high temperature result into cracking of stem, particularly those living those having thin bark। तो एक्सेसिवली हाई टेम्परेचर अगर होता है तो स्टेम में, मतलब उसका जो बॉडी है प्लांट का, उसमें क्रैक हम देख पाते हैं एंड उसका अगर बार्क मतलब साइड का जो एरिया है वो अगर थिन होता है तो उस जगह पे
ऑब्वियसली वो क्रैक करेगा ही थिन एरिया में। अगर थिक होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, बट थिन में बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर का इफेक्ट मेनली क्या क्या है? हाई टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेम्परेचर मेनली फिजिकल एक्टिविटीज जो सब होता है प्लांट के बॉडी में, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हाई टेम्परेचर होता है तो ट्रांसपिरेशन इंक्रीज करेगा, एंड टेम्परेचर अगर लो होता है तो ट्रांसपिरेशन डिक्रीज करेगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करता है, उसके बाद जाके फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करता है। रेस्पिरेशन 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेस्पिरेशन मेनली इंक्रीज करता है, 0 से कम एंड 40 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो ये डिक्रीज करता है। सीड जर्मिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बट सीड जर्मिनेशन होने के बाद बिल्कुल अर्ली स्टेज में अगर हाई टेम्परेचर होता है तो वो उसकी वजह से ये सीड को डैमेज करेगा, एंड वो मर भी सकता है, वो छोटा छोटा जो प्लांट है वो मर भी सकता है। एंड सॉइल टेम्परेचर सीड जर्मिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड विल्टिंग ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से सीड मोर्टेलिटी हम देख सकते हैं, एंड हाई टेम्परेचर की वजह से जो बार्क है एंड जो स्टेम है थिन अगर होता है तो उसको वो डैमेज हो सकता है, एंड वो उसमें क्रैक भी आ सकता है। तो ये सब है इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे इन शॉर्ट हमने दे दिया है इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होता है? सीड जर्मिनेशन, डिक्रीज इन फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी भी डिक्रीज करता है, एंड मॉड्यूलेशन ऑफ रिलेटिव वाटर कंटेंट, जो वाटर कंटेंट होता है वो भी कम होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल वो भी ज्यादा नहीं होता है। सीड क्वालिटी ये सब खराब होता है। फिर भी कुछ है जो हाई टेम्परेचर का इफेक्ट है, जैसे रिडक्शन इन प्लांट ग्रोथ, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट, रिडक्शन ऑफ क्रॉप क्वालिटी, क्रॉप का जो क्वालिटी है वो भी रिडक्शन होता है, वो भी खराब हो जाता है। सीड जर्मिनेशन में प्रॉब्लम होता है। फोटोसिंथेसिस में भी डिफरेंस आता है। हमने कहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करता है, बट उसके बाद जाके फोटोसिंथेसिस डिक्रीज करता है। वाटर लॉसेस भी होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉइल में वाटर लॉसेस भी हम देखेंगे। तो इतने सारे इफेक्ट है हाई टेम्परेचर का प्लांट के ऊपर। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ वेरी लो टेम्परेचर ऑन प्लांट। तो प्लांट के ऊपर लो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या क्या होता है? अगर एक्सेसिवली लो टेम्परेचर होता है तो एक्सेसिवली लो टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिजल्ट इनटू फ्रॉस्ट एंड स्नोफॉल। बोथ ऑफ दिस फेनोमेना इज हार्मफुल फॉर प्लांट। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अगर टेम्परेचर होता है तो मेनली रेनफॉल से लेके वो फ्रॉस्ट बन जाता है, स्नोफॉल होता है। रेनफॉल नहीं होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे अगर होता है तो स्नोफॉल भी होता है। तो ये सब हार्मफुल है प्लांट के लिए। फ्रॉस्ट के अंदर मेनली क्या क्या है? फ्रॉस्ट मेनली क्या है? सिंपली द चिलिंग ऑफ एयर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट के बिल्कुल नीचे आने के टाइम पे जो चिल्ड एक एयर होता है, कोल्ड एक एयर होता है, वो है फ्रॉस्ट। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है रेडिएशन फ्रॉस्ट, मेनली ऑकर ऑन द नाइट विथ क्लियर स्काई ड्यू टू रेडिएशन कूलिंग। रेडिएशन कूलिंग की वजह से रेडिएशन फ्रॉस्ट होता है। कूल फ्रॉस्ट रिजल्ट फ्रॉम एक्यूमुलेशन ऑफ हेवी कोल्ड एयर। अगर हेवी कोल्ड एयर होता है तो डेथ इनटू नेचुरल डिप्रेशन फ्रॉम एडजॉइनिंग एरिया। तो नेचुरल जो डिप्रेशन बनता है कोल्ड एयर की वजह से, तब जाके पूल फ्रॉस्ट होता है। दिस हैज मोर डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन वेजिटेशन। तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है वेजिटेशन के ऊपर देन रेडिएशन फॉरेस्ट। तो रेडिएशन फ्रॉस्ट में कम इफेक्ट होता है, बट पोल फ्रॉस्ट में ज्यादा इफेक्ट होता है। दिस काइंड ऑफ फ्रॉस्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिली रीजियन। मेनली हिली रीजियन में होता है। हिली रीजियन में ही हम नेचुरल डिप्रेशन देखते हैं, एंड हेवी कोल्ड एयर होता है हिली रीजियन में। एडवेक्टिव फ्रॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द कोल्ड एयर ब्रॉट फ्रॉम एल्सवेयर। तो ये भी कोल्ड एयर की वजह से होता है एडवेक्टिव फ्रॉस्ट। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है, खतरनाक इंजुरियस इफेक्ट करता है वेजिटेशन के ऊपर, वो है पूल फ्रॉस्ट। तो यहाँ पे प्लांट का क्या होता है? अगर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो लो टेम्परेचर बिटवीन 15 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर एयर टेम्परेचर एंड बाहर का जो एरिया है वो चिल्ड हो जाता है। चिल्ड एयर हम देखते हैं, उसकी वजह से क्या क्या होता है? रिड्यूस ग्रोथ, ग्रोथ रिड्यूस करता है। वाटर सोक्ड फोलिएज ये होता है, एंड क्लोरोसिस हम देखते हैं। एंड फ्रीजिंग इंजुरी, इसकी वजह से अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चले जाए टेम्परेचर, तब क्या होता है? इनलर्ज पार्टिकल एंड डिहाइड्रेशन इन एडजॉइनिंग सेल। इसकी वजह से प्लांट मेनली अल्टीमेटली इसका डेथ हो जाता है। नेक्स्ट क्या है?
स्नोफॉल रिजल्ट इन विंटर सीजन, तो स्नोफॉल भी होता है विंटर सीजन में इन हायर ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड एरिया एज ए रिजल्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर कंडेंसेशन एट लो टेम्परेचर व्हेन वाटर प्रेसिपिटेट्स इनटू इन सॉलिड फॉर्म। तो स्नोफॉल मेनली क्या है, जब वाटर रेनफॉल रेन के तरह नीचे फॉल ना करके क्या करता है, सॉलिड पार्टिकल में स्नो के रूप में ये ग्राउंड में गिरता है, तो उसको हम कहते हैं स्नोफॉल। ये मेनली टेम्परेचर अगर लो हो जाए तब जाके हम स्नोफॉल देखते हैं। तो वेरी लो टेम्परेचर ऑन प्लांट, लो टेम्परेचर के अंदर है मेनली फ्रॉस्ट एंड स्नोफॉल। फ्रॉस्ट के अंदर रेडिएशन फ्रॉस्ट है एंड पूल फ्रॉस्ट है एंड एडवेक्टिव फ्रॉस्ट है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है वो कंडेंसेशन की वजह से वाटर प्रेसिपिटेट इन सॉलिड फॉर्म, जब रेन फॉल के मतलब रेन के जैसा फॉल ना करके सॉलिड फॉर्म में स्नो के फॉर्म में फॉल करता है, तब होता है स्नोफॉल। तो अब हम देखेंगे फ्रॉस्ट एंड स्नोफॉल, इसका इफेक्ट क्या है प्लांट के ऊपर। तो इफेक्ट ऑफ फ्रॉस्ट, ड्यूरिंग फ्रॉस्ट नाइट द वाटर बिलो द सॉइल फ्रीजेस इन द मॉर्निंग। तो फ्रॉस्ट के नाइट में मेनली क्या होता है, जो सॉइल के नीचे जो वाटर है वो फ्रीज कर जाते हैं, मतलब वो जम जाते हैं इन द मॉर्निंग सनराइजेस एंड सुबह सनराइजेस के बाद क्या होगा, लीफ सरफेस जो है जो ओपन है तो वो पहले हीटेड अप होगा, मतलब वो पहले गर्म हो जाएगा एंड वो इस एरिया में जो ट्रांसपिरेशन है उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। बट सॉइल के नीचे जो वाटर है वो तब तक भी फ्रोजन रहेगा, मतलब फ्रीज होके रहेगा, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं जा रहा है, तो इसकी वजह से वो जल्दी जल्दी हीटेड नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक डिसबैलेंस होगा, क्योंकि सॉइल के नीचे होगा फ्रीजेस कोल्ड वाटर एंड उसके ऊपर ग्राउंड में जो होगा लीफ सरफेस, इन सब एरिया हीट मतलब सनलाइट की वजह से हीटेड हो जाएगा एंड वहां पे जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा, बट सॉइल के नीचे का प्रोसेस तब भी स्टार्ट नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, एक डिसबैलेंस क्रिएट होगा एंड प्लांट का परमानेंट डेथ होगा। फ्रॉस्ट ऑल्सो कॉजेज डैमेज टू सेल एंड सेल का डैमेज भी करता है फ्रॉस्ट। ये सब जो है इमेज में आप देख रहे हो, ये सब फ्रॉस्ट की वजह से ही हुआ है। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉस्ट लिफ्टिंग इज ए फेनोमेना विच रिजल्ट इनटू अपरूटिंग ऑफ यंग सीडलिंग एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉल्यूम इंक्रीमेंट इनसाइड द अर्थ ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ वाटर। दिस कॉजेस अनअर्थिंग ऑफ सॉइल। तो फ्रॉस्ट लिफ्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट है, अपरूटिंग ऑफ यंग सीडलिंग, तो यंग छोटा छोटा जो सीडलिंग होता है जार्मिनेट किया है अब, उसका अपरूट भी हो सकता है इसकी वजह से एंड वॉल्यूम भी ज्यादा हो सकता है एंड क्योंकि फ्रीजिंग वाटर है नीचे एंड इसकी वजह से सॉइल उस जगह से जो प्लांट है उसका डेथ भी हो सकता है। फ्रॉस्ट कॉजेज डैमेज टू द वुड ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ वाटर एंड इंक्रीजेस इन वॉल्यूम, दिस रिजल्टिंग इनटू क्रैकिंग ऑफ वुड टिश्यू, दिस इज कॉल्ड फ्रॉस्ट क्रैक। तो फ्रॉस्ट की वजह से क्या क्या डैमेज हो सकता है, वुड में भी डैमेज हो सकता है फ्रॉस्ट की वजह से। अगर फ्रीजिंग वाटर होगा उस जगह पे, तो फ्रीजिंग वाटर की वजह से क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। जो वाटर फ्रीज करके है तो उसका वॉल्यूम कम है, अगर वो नॉर्मल हो जाएगा तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा एंड इसकी वजह से वुड में क्रैक भी आ सकता है, तो इसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट क्रैक। ठीक है, तो ये सब है फ्रॉस्ट का इफेक्ट। तो फ्रॉस्ट के वजह से मेनली क्या क्या हो सकता है, डिसबैलेंस की वजह से सॉइल के ऊपर एंड सॉइल के नीचे का जो वाटर है उसका डिसबैलेंस की वजह से परमानेंट डेथ हो सकता है, सेल्ट का डेथ कर सकता है ये एंड अपरूट हो सकता है जो सीडलिंग है वॉल्यूम इंक्रीमेंट की वजह से, फ्रीजिंग ऑफ वाटर मतलब सॉइल के नीचे जो पानी है वो अगर फ्रीज करके रहता है तो उसका वॉल्यूम कम रहता है एंड वो अगर नॉर्मल पानी में बदल जाता, नॉर्मल वाटर अगर हो जाता है हीट होने की वजह से तो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है एंड उसके वजह से सीडलिंग जो छोटा छोटा जार्मिनेट किया है यंग सीडलिंग वो उसका अपरूटिंग हो सकता है। एंड वुड में भी सेम चीज हो सकता है, वुड में भी अगर वाटर फ्रीज करके रहता है तो वॉल्यूम उसका कम रहता है, उसके बाद सनलाइट आने के बाद उस फ्रीजेस जो वाटर है वो अगर पानी में वाटर में बदल जाता है हीटेड होने के वजह से, तो वुड भी क्रैक कर सकता है वॉल्यूम इंक्रीजिंग के वजह से। तो ये सब काम फ्रॉस्ट के द्वारा होता है, ये भी फ्रॉस्ट की वजह से हुआ है, ये भी फ्रॉस्ट की वजह से ही हुआ है। स्नो का इफेक्ट क्या है,
heavy winter snowfall and thus low temperature is essential for the germination of temperate species। तो temperate species जो है वो उस जगह पे मेनली कोल्ड एयर ही है, कोल्ड एरिया ही है, तो वहां पे विंटर में जो स्नोफॉल होता है एंड जो लो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से जार्मिनेशन होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से जार्मिनेशन होता है, स्नोफॉल एंड लो टेम्परेचर की वजह से। मेनली देवदार जो ट्री है उसका जार्मिनेशन के लिए स्नोफॉल का जरूरत है। तो टेम्परेट स्पीसीज मेनली स्नोफॉल एंड लो टेम्परेचर के वजह से ही जार्मिनेट करता है, उसके लिए ही ये एसेंशियल है। स्नो रीचेस स्ट्रीम एंड रिजर्वर, ऑब्वियसली स्नो के द्वारा स्ट्रीम, रिजर्वर, रिवर ये सब फिल होता है। स्नो एक्ट एज ब्लैंकेट एंड प्रिवेंट फर्दर ड्रॉप इन टेम्परेचर। तो स्नो क्या करता है, एज ए ब्लैंकेट काम करता है। इस इमेज में अगर आप देखोगे इस ट्री में स्नो एज ए ब्लैंकेट काम किया है, पूरा ट्री को ये कवर करके रखा है। इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर बाहर और भी अगर कम हो जाए तो वो ट्री तक नहीं पहुंच पाएगा, ये इसको कवर करके रखेगा। एंड अगर टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा तो ये जो वेजिटेशन एंड सीडलिंग है वो एक्सेसिव कोल्ड का जो इफेक्ट है उससे इसको सेव कर पाएगा। ठीक है, इंजूरियस इफेक्ट क्या है, स्नोफॉल का जो गुड इफेक्ट है वो मतलब टेम्परेट स्पीसीज जो है उसका जार्मिनेशन के लिए स्नोफॉल एंड लो टेम्परेचर का जरूरत है। एंड अगर स्नो एज ए ब्लैंकेट भी काम करता है तो ये है गुड इफेक्ट। और बैड इफेक्ट क्या है, इट कॉजेस मैकेनिकल बेंडिंग ऑफ ट्री ब्रांचेस। स्नो मेनली जो ट्री ब्रांचेस है उसको बेंड भी करते हैं। ब्रेकिंग ऑफ ट्री क्राउन एंड रिजल्ट फ्रॉम हेवी एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो। तो अगर ज्यादा स्नो होता है तो ट्री क्राउन मतलब ट्री का ऊपर का जो पार्ट है वो ब्रेक भी कर सकता है। सॉइल इरोशन एंड अपरूटिंग ऑफ ट्री रिजल्टिंग फ्रॉम स्लाइडिंग स्नो, ये भी हो सकता है। स्नो स्लाइड की वजह से सॉइल इरोशन भी हो सकता है एंड उसके साथ साथ ट्री का अपरूटिंग भी हो सकता है। तो ये क्या, वेरी लो टेम्परेचर अगर होता है तो उसका इफेक्ट क्या क्या है, स्नो एंड फ्रॉस्ट इसका इफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर कैसे ट्री एंड वेजिटेशन इसको इन्फ्लुएंस करता है। सॉइल टेम्परेचर हैज ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल मॉइस्चर व्हिच इंक्रीजेस markedly with the rise in temperature up to certain limit। ठीक है, सॉइल टेम्परेचर जो सॉइल मॉइस्चर जितना सॉइल एब्जॉर्ब करता है उसके ऊपर निर्भर करता है सॉइल टेम्परेचर। ठीक है, इट ऑल्सो अफेक्ट कैम्बियल एक्टिविटी which start earlier in warmer soil than in colder soil. Thus growth start earlier in warmer soil than in colder soil। तो अगर soil warm होता है तो कैम्बियल एक्टिविटी जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, अगर ये कोल्ड होता है तो ये एक्टिविटी स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ग्रोथ स्टार्ट अर्लियर इन वार्मर सॉइल। अगर सॉइल वार्म होता है तो ग्रोथ जल्दी स्टार्ट होगा एंड अगर कोल्ड होता है तो स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। एक्सेसिवली लो टेम्परेचर रिजल्ट इन फ्रॉस्ट एंड स्नो विच कॉजेस इंजुरी टू ट्रीज एंड फॉरेस्ट वेजिटेशन। तो एक्सेसिवली कोल्ड टेम्परेचर अगर होता है, फ्रॉस्ट एंड स्नो, उसकी वजह से वेजिटेशन में इंजूरियस इफेक्ट होता है। ये गया टोटल हीट एंड टेम्परेचर, इसका जो इफेक्ट है प्लांट के ऊपर वो। तो हीट एंड टेम्परेचर क्या है वो हमने डिस्कस कर दिया, कैसे ये प्लांट के अंदर आता है एंड इसका फैक्टर्स क्या क्या है, किसके द्वारा ये डिटरमाइन करता है टेम्परेचर कोई एक एरिया का। एंड हाई टेम्परेचर का इफेक्ट क्या क्या है, बहुत सारे हैं हाई टेम्परेचर के इफेक्ट। लो टेम्परेचर के इफेक्ट क्या है, लो टेम्परेचर के टाइम में मेनली कोल्ड एयर एंड फ्रॉस्ट, स्नोफॉल ये सब हम देखते हैं, उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। एंड सॉइल टेम्परेचर का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो ये सब आज हमने डिस्कस किया इन डिटेल। एंड पिछले वीडियो में हमने जो सोलर रेडिएशन एंड जो सनलाइट है उसका डायरेक्ट जो फैक्टर्स है एंड उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है प्लांट के ऊपर वो हमने डिस्कस किया है। एंड नेक्स्ट और भी जो जो लोकेलिटी का फैक्टर्स है वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। कि इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।